स्टिंग बना लेना, हम उस स्टिंग के आधार पर ही कार्रवाई कर देंगे। कोई अगर स्टिंग बनाकर भ्रष्टाचार का खुलासा करेगा तो हमारी सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी। कहां गए वो वचन 7 साल पहले कि बोली गई वो बात? और ये बात स्टिंग में आपको देखने के बाद और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। अब हम यह कहना चाहते हैं कि स्टिंग होने की जो कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में है, यह भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, यह पब्लिक डोमेन में। हम तो सवाल पूछ रहे हैं कि जब इस प्रकार की नीतिगत बातें उभर कर सामने आई, नंबर 2 पॉलिसी आपने विड्रॉ की, नंबर 3 उसके बावजूद आपने उसका समर्थन किया, नंबर 4 पहली स्टिंग पे कोई कार्रवाई नहीं की, नंबर 5 आपने उसके बाद स्टिंग पर कोई कार्रवाई नहीं की है, और आपके आंदोलन के पितृ पुरुष अन्ना जी भी इस पर आपके बारे में लिख चुके हैं। पर मेरा मानना है कितना चरित्र बदलता चला जाता है। मैं ये कहना चाहूं कि सत्ता का जो नशा है जिसमें आज आम आदमी पार्टी सवार है, उसने उसके चरित्र को जितना बदला है, भारत की राजनीति में शायद 7-8 वर्ष के कालखंड में किसी पार्टी का इतना चरित्र बदलते हुए नहीं देखा होगा। अब मैं अनुरोध करूंगा कि आम आदमी पार्टी ने अपने आदमियों के लिए क्या किया है, आम आदमी पार्टी ने अपने आदमियों के लिए क्या किया है, उस सबका एक दृश्य श्रव्य चरित्र चित्रण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। पर घोटाला हुआ, सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे। तो ये स्टिंग देखिए आप, जिसका दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आरोपी नंबर 9, जो कि शराब घोटाले का आरोपी नंबर 9 जिसको बनाया गया है, उसका ये स्टिंग है। आइए सुनते हैं। आप 100 रुपया किसी को एडवांस में दे दो, कैश आपने मुझे घर में कैश पड़ा, मैंने 100 रुपया एडवांस में दे दिया, अब वापस आने में पता नहीं लगे। ये तो कैश वाइट तो ब्लैक की कन्वर्जन नहीं होगी, जिस जो कैश दे रहे हैं, अगर मेरा कैश पड़ा मैंने एडवांस दे दिया, अब आप मेरे वाइट को वापस आता है, फिक्स मार्जिन दे दिया। उसके बाद हमारे 60-70 करोड़ रुपए जो मार्केट में सोचते हैं हमारे नहीं दिए, 60 करोड़ रुपए सारे होते, क्योंकि हर आदमी बोलता था ना कि हमें भी धंधा दे दो, वो बोलते नहीं तुम्हें हिम्मत नहीं, किसी का पैसे देने की हिम्मत नहीं, अब हमारे पास कहां से आएगा देते हैं। ऐसे ही माधव दिक्कत है, तो माधव दिक्कत में तरीके से दिए 50 करोड़ की फिगर थी मार्केट में, और 50 करोड़ दिए दिए, इसको भी धंधा नहीं सकता। उसके बिना ऐसे ही वो दिवास रेट है, उसका धंधा इनसे थोड़ा सा छोटा था, 30 करोड़ रुपए थी। बस ये मतलब, और इसके सिवाय ये तो मतलब ऐसा है कि जिसका मैं बता रहा हूँ कि अगर आप एक्साइज में जाके मतलब आदमी करके पत्थर मारो, उसको पता है, हर आदमी को पता है, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं है, मतलब ये तो मतलब नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, मतलब ऐसा मतलब तो कभी सुना ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो अमरनाथ तो पंजाब में हुई, अमन ढल और एक अनंत, 2 आदमियों को 10,000 करोड़ रुपए का धंधा 2 आदमियों को दे दिया। कैसे दे दिया? आप हमें बताओ, हरियाणा के अंदर पॉलिसी है, एक शहर में 6 लोग थे। कॉम्पिटिशन क्या करता है, अगर एक दुकानदार में या एक रेस्टोरेंट में खरीदनी है, 6 दुकानें हैं, तो उसको तो फायदा मिलेगा ना। क्यों दिए 2 आदमियों को? मतलब कोई रीजन तो बताओ कि ये 2 आदमी क्यों करेंगे, आप क्यों नहीं खरीदते हर शहर में 2 आदमियों को, ताकि कॉम्पिटिशन, कस्टमर के लिए तो कॉम्पिटिशन ज्यादा अच्छी बात है। आप नॉर्मली लोग करते हैं कॉम्पिटिशन के लिए, तो आप क्या रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करो, ऐसी रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करके 2 आदमियों को धंधा दे दिया। आज की डेट में अमन ढल और अनंत वाइन्स पंजाब में जिस भी रिटेलर का धंधा करवा सकते हैं, जिसको ना मान दें उसकी दुकान बंद हो जाएगी, वो 4 पैसे देने कर देगा। आप अच्छा, आप इसमें मेरे से नहीं, पंजाब के किसी भी रिटेलर से जो बताने की हिम्मत करेगा उससे पूछो। जब हिसाब किताब सब कुछ सेम है तो चेंज कैसे होगा? सब कुछ सेम होता है, ये तो हर तरह के पैसे लेने जाते थे। मेरा नाम है तो रिटेलर में दिनेश अरोड़ा हो जाता था, अब लोग फिर भी लोग दिनेश अरोड़ा बोल सकते हैं। मेरा नाम अमित अरोड़ा है जी, अमित अरोड़ा।
मैं दिनेश जोड़ा हूँ, मेरे को कोई अलग का धंधा नहीं मिला, 1% का भी धंधा नहीं मिला। मेरे पास रिटेल का धंधा है जो मैंने हाई कोर्ट से मेरे को मिला है, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट से कोई जीत के लेके आया हूँ। मेरे पास कोई और बिजनेस नहीं था। अब मैंने नाम डाल दिया तो गया, मैंने इंक्वायरी ज्वाइन कर ली, मैंने जल्दी भी इसकी पॉलिसी बनाने में तो सारा काम जो है विजय नायक का था, संदीप मेंटू का था, अमन धर का था, मैडम चड्डा का था, और एक अरुण पिल्लई नाम का ये जो अमन धर है वो विंडो है, और जो स्क्रीन विंडो स्पिरिट है, मैडम चड्डा महादेव लिकर है, और जो ये है क्या कहते हैं अरुण पिल्लई है, बना कितना होगा पैसा तो अगर कोई बंदा ड्रग्स भी बेचे तो भी कितना करता, 10 करोड़ में भी लगाए होंगे और 150 करोड़ रुपए कमाए हैं अभी तक। और ये सारा सिर्फ ये पैसा कमाने का तरीका नहीं था, ये एक और तरीका था। क्या किया, 100 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए कैश में, इन्होंने 100 करोड़ रुपए अपने इलेक्शन में लगा दिए, कहीं भी हरियाणा पंजाब में इलेक्शन में लगा दिए, गोवा में लगा दिए। लेकिन अब जब वो पैसा वापस आ रहा है, पहली पॉलिसी है जिसके अंदर इन्होंने लिख दिया कि इस पैसे को आपको 12% देना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर और एक रिटेलर का या डिस्ट्रीब्यूटर और एक कंपनी का रिलेशनशिप को दोनों आपस में डिसाइड करते हैं। अगर आप टीवी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो कोई सरकार थोड़ी बताती है कि कितना पैसा डिसाइड होगा, ये तो उन्होंने डिसाइड कर दिया, 12% फिक्स कर दिया। अब एक आदमी 10 करोड़ रुपए लगाए और हर महीने 10 करोड़ रुपए पाए, ऐसा धंधा तो मैंने तो आज तक जिंदगी में दिखा नहीं सकता कि ऐसा बोले। ये तो सिर्फ वही जो वैल्यूएशन होती है, पेटीएम बन गया 100, पेटीएम ने बोला 18 करोड़ का बन गया, वही चीज चल रही है। अगर ये चलता रहता तो ये हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड था। ये तो सरकार के बीच में पता चल गया, पर इतना ओपन फ्रॉड था कि एक्साइज के पीएम को भी पता था क्या होगा। मतलब इन्होंने क्या किया, सारी दुनिया को मार दिया और सिर्फ कुछ लोगों को जिंदा कर दिया। सारे रिटेलर पुराने मार दिए बेचारे, सारे लोगों को मार दिया। तो हाई लगी थी तो सारे जो इन्होंने चर्चा भी नहीं, पहले एक बार सोचो, वो भी बताता हूँ। पहले एक बार सोचो, पहले 10 लाख रुपए का लाइसेंस था होलसेल का, इन्होंने 5 करोड़ कर दिया पूरे हिंदुस्तान में। मैं भी आपको बता, पूरे हिंदुस्तान में कहीं दिखा 5 करोड़ लाइसेंस हो, क्यों कर दिया, ताकि छोटा प्लेयर रजिस्टर में करे। 10-12 लोगों ने भी ज्यादा कर लिया, 4 छोड़ गए, 3 छोड़ गए। क्यों? क्योंकि छोटा प्लेयर को 5 करोड़ की फीस ही नहीं आ सकती कभी, क्योंकि बिजनेस तो 80% चला गया। बाकी आदमी तो बेचारा फीस भी अपनी पूरी करने ताकि चालू करवा सके। बेसिकली प्लान तो यही था कि सारा बिजनेस ही चालू करना है। पूरा दिल्ली का बिजनेस जो 15,000 करोड़ रुपए की टर्नओवर का बिजनेस है, वो सारा बिजनेस ही चालू करवा है। अल्टीमेटली तो यही प्लान है। गवर्नमेंट ने तो और इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको पैसे सिर्फ इनको किसी रिटेलर से पैसे नहीं मिल रहे थे, इनको पैसे मिलते होलसेल से। ये क्या कहते हैं, बहुत सारी होलसेल कैसे होगी, जैसे बाकी स्टेट्स ना, हरियाणा में बाकी स्टेट में कोटा फिक्स रहता है कि आपने मैंने मेडिकल फीस दी 200 करोड़ की, तो 200 करोड़ के तक की एक्साइज का कोटा फिक्स है। उसके ऊपर अगर मैं दारू खरीदता हूँ तो मेरे को फिर से पूरी एक्साइज 165 रुपए की एक्साइज देनी पड़ती है। आज इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जितनी मर्जी बेचो, कुछ कोई कोटा नहीं, 1 रुपया 1% देगा। इससे क्या हुआ, ये जो गुजरात का शोर मच रहा है ना, ये गुजरात में दारू वहां से ली, ये गुजरात में दारू दिल्ली से जा रही है। दिल्ली के अंदर क्या है, आप एक सिंपल सी बात है, आप एक ऐसी कौन सी मार्केट बन गई दिल्ली के अंदर, ऐसा कौन सा पंप पड़ गया दिल्ली में कि एकदम से जहां बेटे बिकते थे 4 लाख 5 लाख महीने, वहां बिके 15 लाख। ये सारे के सारे अगर ये इस चीज को अंदर जाए तो सारा ये जो गुजरात का शोर में जाते हैं कि गुजरात में दारू चली, गुजरात में दारू कहां से जा रही है, गुजरात में दिल्ली से जा रही है। आज दिल्ली से क्या पंजाब से जा रही होगी, क्योंकि पंजाब में भी सेम पॉलिसी लागू होती है। पंजाब को प्लान किया है, पंजाब में भी सेम, पंजाब में क्या किया, 12 का 10% कर दिया, क्योंकि शोर मत किया 12% तो पा दिया 10 कर दिया, बाकी तो सब कुछ सही है। लेकिन पंजाब में रिटेलर छोटे कर दिए। आज जहां भी जाते पंजाब से जा रही होगी। लेकिन ये जो दिल्ली को क्या कहते हैं, दिल्ली एक्सपोर्ट, हमारे धंधे में इसको कहते हैं एक्सपोर्ट हब है कि भाई सारी जगह जो दिल्ली से स्मगलिंग हो, सब जगह इनको तो अपने को ऐसे मतलब है ना होलसेल की, जब कहीं से भी जाएगी इनको तो होलसेल में पैसे मिलेंगे 6%। ये जो 12% की कमाई ये थी कमीशन, तो 6% का था। ये सब इन्होंने ओबराय होटल में बैठ के, लोधी होटल में बैठ के, ये जो मैंने आपको नाम बताया, संदीप मेंद्रू, अमंडल, ये मैडम चड्डा, ये सब ने बैठ के इन्होंने पॉलिसी बनाई। ये सब ने बैठ के पॉलिसी बनाई और उसके बाद इन्होंने 6% का गेम खेला, सबको मार दिया।